क्लास में आपका स्वागत है। तो कल जैसे बात हुई थी, आज भी हम पर्सपेक्टिव एंड फ्रेमवर्क पर बात करेंगे और कुछ स्लाइड्स आपके सामने हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुमेर भाई जी को कि वो कृपया शुरू करें। सुमेर भाई, शुक्रिया। और हाँ जी, नमस्कार आशा जी और सभी साथियों को भी नमस्कार। क्या नमस्कार सर। आवाज सुन पा रही? हाँ जी, सुन पा रहे हैं सुमेर भाई जी। हाँ, सुन पा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी साथी और जैसे जैसे जोड़े आप जोड़ते रहे, तब तक हम थोड़ा सा कल का एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तो कल हमने शुरुआत की थी कि शिक्षा से अपेक्षा यूनेस्को की 96 की रिपोर्ट में भी हम देख पाए कि हमारा सब कुछ सीखना है, वो जानने के लिए है, ठीक से करने के लिए है, ठीक से रहने और मिलजुल कर हम रह पाए, ये योग्यता आ जाए, यही हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। हमारा जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी यही अपेक्षाएं हैं। कैसे मानवीयता का संवर्धन हो, कैसे समाज में तालमेल हो और हम कैसे प्रकृति के साथ भी तालमेल साथ जी पाए। आगे हम देखें तो हमारे संविधान की मूल आत्मा, उसकी प्रस्तावना, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे की बात की गई है। हर पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में ये प्रस्तावना रखी गई है कि आगे जो भी हम समझें उसका उद्देश्य यही रहे कि हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारा ये हमारे जीने में दिखाई पड़े। लेकिन निश्चित रूप से ये अपेक्षाएं हैं और इसमें कुछ हद तक हम आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो इसके लिए देखा गया कि हमारी शिक्षा के दो आयाम थे, स्किल वाला और एक अच्छे इंसान वाला। उसमें स्किल वाला कुछ हद तक पूरा हुआ है, अच्छे इंसान वाला अभी शेष है। उसके लिए एक छोटा सा कदम है हैप्पीनेस क्लास। हैप्पीनेस क्लास में हमने कल बात की कि पूरा हैप्पीनेस करिकुलम है, ये हैप्पीनेस मॉडल जो कि हम कह रहे हैं हैप्पीनेस ट्राइड पर आधारित है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। खुशी हमारी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण और मेरा मानना तो है कि सबसे अंतिम लक्ष्य तो यही है कि हम हमेशा निरंतर खुश रहें। ट्राइड में हमने देखा कि हमारी खुशी के 3 टाइप हैं। हमारे कुछ साथियों ने प्रश्न भी पूछे हैं, हम बाद में वो भी लेंगे कि कैसे हमारी सेंसेस से भी हम कुछ देर तक अच्छा महसूस करते हैं, जिसे हम सेंसरी प्लेजर के रूप में पहचानते हैं और इसे हम मोमेंट्री हैप्पीनेस कहते हैं, क्योंकि ये खुशी थोड़ी देर ही हम देख पाते हैं। दूसरा हमने बात की थी कि जब संबंध अच्छे से हमारे रहते हैं तो उन संबंधों में एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के बारे में सोचना, उनसे बातें करना, उनकी मदद करना, उनकी खुशहाली के लिए शुभकामनाएं रखना, वो फीलिंग्स है दूसरों के साथ, वो भी हमारी खुशी का एक एहसास है। और उसकी अवधि निश्चित रूप से जो सेंसेस के थ्रू हमें अच्छा लगने जैसा लगता है, उससे इसकी अवधि ज्यादा होती है, गहरी भी होती है। इसलिए ये मोमेंटरी हैप्पीनेस से लॉन्ग टर्म डीपर हैप्पीनेस के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ये भी हमने देखा कि ये भी दूसरों पर निर्भर है। रिश्ते हमेशा से ही ठीक नहीं रह पाते हैं, कई बार गलतफहमी भी हो जाती है, बहुत से कारणों से हमारे मूड भी ठीक नहीं रहते, एक दूसरे की अपेक्षाओं को हम हर समय पूरा नहीं कर पाते। तो कई बार देखते हैं कि रिश्तों में भी वो खुशबू हर समय नहीं देख पाते हैं। तो हमने फिर बात की कि जब हम चीजों को जैसी है वैसा समझ पाते हैं,
हर आयाम में हमारे थॉट्स में क्लैरिटी रहती है कि हर चीज कैसी है, क्यों है, क्या नियम है घटना के घटने का। ये समझ के साथ जब हम होते हैं तो अपने में हमेशा हम एक भरोसे के साथ होते हैं। ये खुशी हम कह रहे हैं टिकने वाली खुशी है। इसे हम सस्टेनेबल हैप्पीनेस के रूप में चर्चा। आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा आशा जी से कि हम थोड़ा अगली स्लाइड पर मूव करें। आशा जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कल हमने जो बात की हैप्पीनेस, आज हम आपसे ही थोड़ा सा जानना चाहिए। हैप्पीनेस सोर्स है या स्टेट, यानी कोई स्रोत है या ये एक स्थिति है? कुछ सेकंड सोचिए, क्या लगता है? चलिए थोड़ा सा और इसको अपने अंदर जांचते हैं। हम स्लाइड पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम खुशी का एहसास कर पाते हैं, और ये सारे सोर्सेज व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। एक ही चीज में कोई व्यक्ति अपने को लंबे समय तक, कुछ व्यक्ति कम समय तक खुशी का एहसास करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति उसी सोच से परेशान भी होते हैं। जैसे एक ही तरह का खाना सबको नहीं है, एक ही तरह का म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ये सब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग खुशी का एहसास कराते हैं। और कुछ स्थितियों में तो एक के लिए खुशी का एहसास कराते हैं, वही चीज दूसरे के लिए परेशानी का भी एहसास करा देती है। थोड़ा सा और देखते हैं कि ये सोर्स नहीं तो क्या ये स्टेट है? ये स्टेट है तो ये कैसी स्टेट है? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। आशा जी प्लीज आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पे। हाँ, देख पा रहे हैं हैप्पीनेस इज ए स्टेट। खुशी एक स्थिति है, एक स्टेट है। कैसी स्टेट है? हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट। ये हमारी एक अंदर की स्थिति है, ये एक मन स्थिति है। कैसी है ये? ये एक स्टेबल स्टेट है जिसमें हमें रिलैक्सेशन, इंजॉयमेंट, एक आराम सा महसूस होता है, आनंद सा महसूस होता है। अब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह के उस समय कोई द्वंद्व नहीं होता, हमारे अंदर कोई उलझन नहीं होती है, और हमें एक सुकून का एहसास होता है, एक पीस ऑफ माइंड, शांति का एहसास, एक संतुष्टि का एहसास होता है। हम बहुत चाहे तो बहुत सारे शब्द ले सकते हैं, लेकिन ये स्टेट तो एक ही है। ये स्टेबल स्टेट है, ये इनर स्टेट है। इस स्टेट को हम कह रहे हैं स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन ये कितनी देर रह पाती है, किन चीजों से ये स्टेट बन पाती है, ये और एक्सप्लोर हम करेंगे तो देख पाएंगे कि ये स्टेट कब तक, किन चीजों से, कैसे बनती है। तो स्थिति एक है, स्रोत अनेक है। इन तीनों स्रोतों को ही मोटे रूप में हमने 3 प्रकार में बांटा था। सुविधाएं हैं जिससे हम थोड़ी देर के लिए इस स्टेट को पाते हैं। वही पहला रसगुल्ला जो जितना हमें एक्सेप्ट होता है, दूसरा तीसरा खाते खाते लगता है कि बस। लेकिन यदि कोई जबरदस्ती करे तो हमने देखा था एक चीज मिलेगी वंडरफुल में, फिल्म में, कि कैसे हमारी हालत खराब हो जाती है। इसका मतलब जो सुविधाएं हैं, सेंसरी प्लेजर्स हैं, उससे ये स्टेट लिमिटेड समय तक ही रहती है। फीलिंग्स में ये स्टेट लॉन्ग टर्म तक रहती है। लेकिन यदि अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ के साथ होते हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ होते हैं,
तो ये स्टेट हमेशा के लिए भी होती है। अभी हमारे लिए ये अपेक्षा है, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो ये आशा जगेगी कि हाँ, हमारी ये जरूरत तो है, तो फिर इसको पाए कैसे, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़े, यही हमारी जर्नी है हैप्पीनेस क्लास की। हम नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटी सी बात पे और ध्यान देना चाहेंगे। नोइंग द डिफरेंस बिटवीन मीडियम एंड गोल। हम चाहेंगे आशा जी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। माध्यम और लक्ष्य, इन थोड़ी सी इसकी स्पष्टता होगी तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मैनी, बहुत से होते हैं और वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सब हमारे लिए मीडियम है उस स्टेट को पाने के। हैप्पीनेस एज एन इनर स्टेट, एवरीवन्स डिजायर, हमारी एक अंदर की स्थिति, ये है खुशी, ये जो हम सबकी एक डिजायर है, ये गोल है। थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि ये मीडियम और गोल में अंतर क्या है। हम अगली स्लाइड पर चलते हैं कि अभी हम मानते हैं कि किसी बच्चे के लिए 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन आ जाना उसका लक्ष्य है, लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि 12th क्लास की 11th की तैयारी करता, फिर 12th में जाता है, अब 12th उसका गोल हो गया। तो हम कहते हैं कि नहीं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। फाइनली हम देखें तो ये सब मीडियम है। तो आज हम घर पर अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, खासकर मैं चाहूंगा बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करें। वो जो भी करते हैं, क्यों करते हैं, उनसे एक प्रश्न पूछते जाएंगे। आप खाना खा रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं तो उनसे पूछे, खेल रहे हैं तो क्यों, क्यों, जो भी उसका जवाब आता है उससे आगे पूछेंगे कि ऐसा आप क्यों करते हैं, इसे करने से आपको क्या मिलेगा। तो आप फाइनली देखिए क्या निकल कर आता है। तो आप देखेंगे फाइनली यही निकल कर आता है, जो भी करते हैं हम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं, संतुष्टि के लिए करते हैं। दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं तो फाइनली यही निकल के आएगा कि ऐसा करने से हमको अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना, संतुष्टि हमारी अपनी, यही हमारी खुशी है। खुशी हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य वो है जिसके बाद और कुछ पाना शेष न रहे, वो लक्ष्य है। यदि कुछ पाना और शेष रह गया तो पहले वाले सब मीडियम हो जाते हैं। इसको हम घर पे एक्टिविटी के माध्यम से और अच्छे से देख पाएंगे। अब हम चलते हैं, कुछ हमारे साथियों ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, तो मैं आशा जी से निवेदन करूंगा कि वो सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे साथियों ने कुछ प्रश्न लिए कल फोरम के थ्रू भेजे हैं, पहले वो लेंगे और बाद में हम आपसे अभी भी कुछ प्रश्न लेंगे। ओवर टू आशा जी। आपका बहुत बहुत आभार सुमेर भाई जी, बहुत अच्छे से आपने जो है बताया है। और एक सूचना देना चाहूंगी कि 2 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वेटिंग रूम में हैं, कल भी थे और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो नाम और आईडी, स्कूल आईडी के साथ एंटर करने देंगे उनको। गैलेक्सी J7 NXT, गैलेक्सी J7 Pro, ये 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कल भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने नाम के साथ आए। हाँ जी, तो आगे अब कुछ जो गूगल फॉर्म के थ्रू मेरे पास क्वेश्चंस आए, और उसमें पहला क्वेश्चन जो मैं लेना चाह रही हूं वो है कि इफेक्ट ऑफ नेचर ओवर हैप्पीनेस, नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हैप्पीनेस पे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आप सभी प्रतिभागियों में से कोई इसका उत्तर बता दें।
श्रवण भाई जी हैं? नहीं। सुमेर भाई जी, जी आप, श्रवण भाई जी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक गूगल फॉर्म में प्रश्न जो मैंने पढ़ा वो ये था कि नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है हैप्पीनेस पे, हमारी खुशी से हाँ क्या जी संबंध है? श्रवण भाई मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मेरी आवाज जा रही सभी को? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी। नमस्ते। तो सर एक मिनट, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं चाहूंगी आशा जी पहले ये क्लियर कर दें, कईयों को हो सकता है क्लियर ना हो। नेचर से वो क्या कहना चाह रहे हैं, प्रकृति या स्वभाव? मतलब मनुष्य का स्वभाव या प्रकृति, ताकि सबको क्लियर। हाँ जी सुनीला जी, ऐसा है, फिलहाल हम पहले मनुष्येतर प्रकृति की बात करते हैं, फिर मनुष्य से संबंधित भी प्रकृति की बात कर लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि श्रवण भाई इन दोनों पर ही अपनी बात रखें। एक मनुष्येतर प्रकृति यानी जो मनुष्य से अलग पेड़ पौधे जीव जंतु, है ना, तो दोनों पर अपनी बात रखें। हाँ जी, ओवर टू श्रवण भाई। हाँ जी, ओवर टू श्रवण भाई। खैर जिनका प्रश्न है वही इसको समझ पाएंगे कि नेचर का मतलब क्या है। हम दोनों ही लेके बात कर लेते हैं। तो प्रकृति का हमारे खुशी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है। प्रकृति का हमारी खुशी पर पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। अभी जब लॉकडाउन में प्रकृति ठीक है, मतलब हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध हुआ है, नदियां शुद्ध हुई हैं, तो हम थोड़े कोरोना के उसमें भी हम थोड़े खुश हो रहे हैं कि देखिए हवा शुद्ध हो गया। तो कुल मिलाकर के प्रकृति में अगर संतुलन होता है तो हम खुश होते ही हैं। जितना जितना हमको सूचना मिलती है प्रकृति असंतुलित होती है, हो रही है, उतना उतना हम थोड़े दुखी होते हैं, भय में आते हैं। एक्चुअली प्रकृति के असंतुलित होने से मेरे में एक भय आता है। क्या भय आता है कि प्रकृति असंतुलित होगी तो चूंकि इस धरती पे सबसे अंतिम में आने वाली जो इकाई है वो मानव है। तो मानव सबसे अंत में इस धरती पे आया है, यानी धरती जब सज चुकी थी पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, मिट्टी पत्थर हवा पानी सब चीज से, तब मानव आया। तो अगर मानव के पहले वाली प्रकृति में कुछ भी असंतुलन होता है तो सबसे पहले भय में मानव आता है। क्यों? क्योंकि उसको तो बाकी की जो प्रकृति है उसके बिना उसका चलता ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, इसलिए भय में आता है। तो एक जो सुखी होना चाह रहा, खुश होना चाह रहा, हैप्पी होना चाह रहा है, उसमें तो बाधा पड़ता ही पड़ता है। बाकी जो मानव के नेचर की बात है, तो ये तो मानव का नेचर का मतलब संभवतः मानव की आदतें, मानव की प्रवृत्ति पर है, तो उसका भी प्रभाव परस्परता में पड़ता ही है। अगर हमारे साथ जो जिसके साथ मैं जी रहा हूँ उसकी अगर प्रवृत्ति, उसकी आदतें कुछ ऐसी हैं जो कि प्राकृतिक संतुलन के विरुद्ध या मानव के मानवीय संतुलन के विरुद्ध भी है, मानव मानव परस्परता में जी पाए उसमें भी संतुलन के विरुद्ध है, तो उसका भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर जैसा सुनीला जी ने कहा था कि इसमें किस चीज की बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है दोनों ही प्रकार का नेचर, मानव का नेचर, ह्यूमन नेचर, या जो मानवेतर प्रकृति है, उसका प्रभाव मेरी खुशी पर पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए अभी जब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो रहा था तो उसमें ये बात निकल के आई थी कि जो समझ से मिलने वाली खुशी है वो मेरे साथ बनी रहती है, और ये समझ हमें मानव मानव संबंध और मानव प्रकृति संबंध दोनों के बारे में होती है, दोनों के बारे में स्पष्टता होती है, तो मेरे में खुशी बढ़ती है, तो मैं उस खुशी के साथ बना रह पाता हूँ। जी धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें है कि सस्टेनेबल हैप्पीनेस को कृपया बताएं, क्योंकि सस्टेनेबल हैप्पीनेस और एक और क्वेरी आई है, वो है कि सेंसरी हैप्पीनेस के बारे में भी बताएं। तो ये दोनों जो है पूछे हैं, अलग अलग पूछे गए हैं, सेंसरी हैप्पीनेस और सस्टेनेबल हैप्पीनेस। तो वो एग्जाम्पल चाह रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिए जाएं सेंसरी हैप्पीनेस के भी और सस्टेनेबल हैप्पीनेस। वैसे आज सुमेर भाई ने जो स्लाइड की फिर से प्रस्तुति दी है उसमें शायद इसका उत्तर आ गया होगा। हाँ जी।
जी, सेंसरी हैप्पीनेस का मतलब यही हुआ कि जो हम वस्तुओं के संपर्क से इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो हम सुखी होने का प्रयास करते हैं उसको सेंसरी हैप्पीनेस कहते हैं। तो वो बुरा नहीं है। इंद्रियों से हमको अच्छा मिठाई खाए तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है, ये खुश हो ही जाते हैं। अच्छा हम कोई दृश्य देख लिए तो खुश हो ही जाते हैं। अच्छी कोई गंध आ गई तो हम खुश हो ही जाते हैं। अच्छा कुछ हमने स्पर्श कर लिया तो खुश हो ही जाते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि उससे मेरा चलता नहीं है, उतने से मेरा चलता नहीं है और मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ। तो जब उसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इंद्रियों पे बेवजह का लोड डालता हूँ, क्योंकि मैं वैरायटी और क्वांटिटी में फिर जाता हूँ। उसके कारण अंत में मैं दुखी हो जाता हूँ। और इंद्रियों से मिलने वाले सुख को मैं एक समय तक ही बढ़ा सकता हूँ, उसके बाद बढ़ा भी नहीं सकता। जैसे रसगुल्ले वाला उदाहरण उन्होंने दिया था कि एक समय के बाद मेरा प्रिय मिठाई भी मुझे एक सीमा के बाद काटने दौड़ती है, फिर अच्छा ही नहीं लगती। तो ये पूरी नहीं पड़ती है, केवल इतना ही है। खुशी तो उससे भी मिलती ही है, उसमें कहीं इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारा उतने से चलता नहीं है। और हम उसी में फिर जब बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपने शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं और प्रकृति में असंतुलन भी पैदा करते हैं। यहाँ केवल समस्या है। सस्टेनेबल हैप्पीनेस, जैसा सुमेर भाई ने आज स्लाइड में कहा ही था कि जितना जितना मेरी समझ होती है उतना मैं स्वतंत्र होता हूँ, यानी स्वयं पर मेरा सारा कुछ डिपेंड हो जाता है, क्योंकि तब मैं प्रभावित होकर नहीं जीता। जितना जितना मैं सेंसरी हैप्पीनेस में या संबंधों से मिलने वाले सुख में मेरी दौड़ रहती है, उतना उतना मैं दूसरों पे डिपेंड रहता हूँ। तो मेरा सुख एक्चुअली दूसरे के हाथ में रहता है, वो जब चाहता है मुझे दुखी कर देता है। तो जब मुझे स्पष्ट हो जाता है तो मैं दूसरे के इंटेंशन को समझ पाता हूँ, मूल चाहत को समझ पाता हूँ। तो उसके किसी क्रिया से, किसी व्यवहार से मैं परेशान नहीं होता। मुझे मूल चाहत पता है कि वो भी खुश ही होना चाहता है, वो भी सुखी होना चाहता है। तरीका नहीं पता है तो आगे चल के कभी देखेंगे, समय मिलेगा तो बात कर लेंगे, संवाद कर लेंगे, समझ उनको भी हो जाए। तो ये एक्चुअली सस्टेनेबल हैप्पीनेस हमारी अपनी स्पष्टता से आता है। मेरे अंदर जो खुशी है, मेरे अंदर जो समझ है, तो मैं उस समझ को जब पा लेता हूँ कि मैं प्रकृति को समझ लेता हूँ, मानव को समझ लेता हूँ, व्यवहार को समझ लेता हूँ, फिर वैसा समझ के साथ हो जाता हूँ, तो मुझे वो खुशी बनी रहती है। जी, हालांकि ये बात सुमेर भाई ने आज कर दिया था डिटेल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण भाई, एक और प्रश्न लेते हैं। उसमें ये है कि वैसे जो अभी आपने बताया है वो मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना ये चाहूंगी कि सेंसरी प्लेजर और इसके सस्टेनेबल हैप्पीनेस की जो बात है बुक के पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। तो मैंने जो है शुरू में ही आग्रह किया था सभी हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर से कि वो पेज नंबर 1 से 10 तक पढ़ ले। तो हमने जो अब तक चर्चा की है वो पेज नंबर 1 से 10 तक ही चर्चा की है। तो और जो एक और क्वेरी है कि व्हाट्स लेवल ऑफ हैप्पीनेस, तो इसमें भी आपने बता ही दिया और सुमेर भाई जी ने भी बताया था, ट्रायड हैप्पीनेस के बारे में बताया था जो बुक के पेज नंबर 3 और 4 पर है। तो कृपया घर पर उसको एक बार जरूर पढ़ें आप। इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये पूछा है कि मॉर्निंग असेंबली में हैप्पीनेस की एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो सुमेर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? सुमेर भाई। हाँ जी आशा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस खुशी को खुशी की कक्षा तक ही सीमित न रखें। आगे हमारी हर कक्षा खुशी की कक्षा हो जाए, यही एक उद्देश्य है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना ये होगा कि मॉर्निंग असेंबली हमारी हैप्पीनेस कक्षा का ऑल्टरनेट न बन जाए। ऐसा न हो कि जी हमने तो हमारी मॉर्निंग असेंबली में आज बच्चों को माइंडफुलनेस करा दिया और एक बढ़िया कहानी सुना दी, इसलिए हमारे सब बच्चों की हैप्पीनेस कक्षा हो चुकी है। तो ऐसा न हो। हैप्पीनेस का पीरियड सभी 8वीं तक डेली होगा ही। इसके अतिरिक्त यदि स्कूल का परिवार चाहे कि हम हैप्पीनेस संबंधित असेंबली में भी कुछ बच्चों को अभ्यास कराएं, वो करवाया जा सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट न हो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेर भाई। एक और क्वेरी है कि हाउ टू कंडक्ट हैप्पीनेस क्लासेस।
तो मुझे लगता है कि पेज नंबर 1 to 10 में ही इसका मैं बता देती हूँ कि पेज नंबर 9 और 10 पर शिक्षक साथियों के लिए निर्देश जो है ये दिए हुए हैं, जिसमें हेडिंग में ही लिखा है पाठ्यक्रम का साप्ताहिक कार्यक्रम एवं संचालन। तो इस पर चर्चा जो है 3rd डे जो है वो हो चुकी है, पर एक बार फिर से अगर आप बताना चाहें सुमेर भाई कि हाउ टू कंडक्ट हैप्पीनेस क्लासेस, क्या अब मैं यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही कि ये हैप्पीनेस क्लासेस की साप्ताहिक पूछ रहे हैं कि मंडे को क्या होना है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्योंकि ये तो हर क्लास का अलग है। 3rd to 8th सेम है और नर्सरी का अलग है, मंडे और थर्सडे को माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज हैं ओनली, वहां पर स्टोरी और एक्टिविटी नहीं है। और क्लास सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में, उसमें जो है एक्सप्रेशन डे नहीं है। तो ये पहले जब सेशन हुआ था तो उस दौरान मैंने सारी चर्चा की थी, बता दिया था ये, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन से, और पार्टिसिपेंट ये किसका क्वेश्चन है या वो और कुछ जानना चाहते हो तो अब वो पूछ सकते हैं कि वो इस क्वेश्चन के माध्यम से और क्या पूछना चाह रहे हैं। नो मैम, बस यही पूछना था। यही पूछना था। भारती जी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू भारती जी। हाँ जी, थैंक यू। एक और क्वेरी ले रहे हैं। इसमें है कि क्या हैप्पीनेस करिकुलम के बिना ये पॉसिबल है कि खुश रहा जा सकता है, कि जरूरी है कि हैप्पीनेस करिकुलम के थ्रू ही खुश रहेंगे? ये वही क्वेश्चन है जो पहले एड्रेस किया जा चुका है जब क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था, और उसमें ये बताया गया था कि बच्चे, टीचर्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि खुश तो हम पहले भी थे, तो क्या इस हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से खुश रह पाएंगे, अदरवाइज खुश नहीं थे? कुछ इस तरह की क्वेरी भी आई थी। तो मैं श्रवण भाई से निवेदन करना चाहूंगी कि वो एक बार फिर से ये थोड़ा सा बता दें इसके बारे में कि हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से ही क्या खुश रहा जा सकता है। सुमेर भाई का माइक ऑन है। सुमेर भाई बोलेंगे? सुमेर भाई, हाँ बताइए सुमेर भाई। अच्छा मैं करता हूँ जी। आप रखिए भैया। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर के हैप्पीनेस कैरिकुलम के माध्यम से ही सब लोग सुखी होंगे, ऐसा कहना का कोई भी उद्देश्य नहीं है, ऐसा कोई दावा भी नहीं है। हैप्पीनेस कैरिकुलम का केवल और केवल उद्देश्य है कि खुशी को भी क्लासरूम में एक कंटेंट के रूप में लाया जाए, जो कि अभी तक नहीं था। ठीक है, मैथ्स क्यों पढ़ना है, फिजिक्स क्यों पढ़ना है, लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, इस क्यों का उत्तर भी पूरी तरह से उत्तरित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सारी पढ़ाई किसी न किसी सुविधा पे जाकर के, किसी रूप पद धन बल पे जाकर के ही टिकती है। इसके माध्यम से हमें कोई रूप पद धन बल ही पाना है। ठीक है, तो वो जाकर के फिर हमको सेंसरी हैप्पीनेस या उससे ज्यादा अगर कहीं हुआ, उससे ज्यादा हालांकि होता नहीं है, जो दूसरा वाला खुशी है संबंधों में मिलने वाला, वहां तक भी नहीं ले जा पाती हमको ये जो अभी प्रचलित शिक्षा है। तो शिक्षा में सब्जेक्ट के रूप में तो बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन हैप्पीनेस करिकुलम का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि जो बाकी के क्लास है, बाकी के सब्जेक्ट हैं, वो भी हैप्पीनेस से ही जुड़ते हैं, ये समझ में आ जाए, और धीरे धीरे ये समझ में आ जाए कि मनुष्य के जिंदगी का अंतिम लक्ष्य खुश होना ही है। ये पाठ्य वस्तु बन जाए, ये शिक्षा में शामिल हो जाए, ये केवल उद्देश्य है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से ही खुश हो पाएंगे। बहुत लोग अभी ये हैप्पीनेस के स्टेट ऑफ माइंड में होंगे ही, उन्होंने कोई हैप्पीनेस क्लास नहीं ली है, या जिसने भी हैप्पीनेस क्लास चलाने के बारे में सोचा होगा वो भी किसी न किसी एक स्टेटस ऑफ माइंड में गया होगा, उसने भी कोई हैप्पीनेस क्लास नहीं ली थी। तो हैप्पीनेस क्लास से ही आएगा ऐसा कोई दावा नहीं है, ऐसा कोई मतलब दबाव भी नहीं है। लेकिन इसको शिक्षा में शामिल कर दिया जाए, हर क्लास में एक पीरियड ये ध्यान दिलाया जाए कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी सुबह से शाम तक करते हैं, उसका उद्देश्य खुशी ही है। बस यही है कि हमको खुश होने का तरीका थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। हम किसी सेंसरी ऑर्गन के थ्रू होना चाहते हैं,
और वो पूरा नहीं पड़ता तो हम वैरायटी क्वांटिटी में जाते हैं। वैरायटी क्वांटिटी में जाते हैं तो मार्केट पे प्रेशर डालते हैं या अपने शरीर पे प्रेशर डालते हैं। मार्केट पे प्रेशर डालते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, जिससे प्रकृति भी असंतुलित होती है। और जब हम दिखाने चमकाने में फिर आते हैं तो संबंधों में भी क्लेश पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के इससे जो सुख बढ़ने वाला था वो बढ़ नहीं रहा है, उस और घट रहा है, ये ध्यान चला जाए। तो इसके लिए क्लासरूम में इसको लाया गया है। बाकी अगर किसी को और विधि लगती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रश्न और कि हम बच्चों में किस तरह से हैप्पीनेस की ट्रू फीलिंग्स को ला सकते हैं। हम बच्चों में किस तरह से एक अध्यापक होने के नाते उन ट्रू फीलिंग्स को ला सकते हैं कि बच्चा फील कर पाए हमारी कहानियों या गतिविधियों के माध्यम से। तो ये कैसे फील कर पाएंगे, ये प्रश्न है। सुमेर भाई, ये हम भी बोल सकते हैं सर? हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी भैया। हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो शुक्रिया जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है। तो कल भी श्रवण भैया ने ये बात रखी थी कि हम हैप्पीनेस क्लास में एक पीरियड बच्चे को खुश करने के लिए नहीं जाते, नहीं हम बच्चे को खुशी पढ़ाने के लिए जाते हैं। हम जाते हैं एक वातावरण क्रिएट करने जिसमें बच्चा खुद एक्सप्लोर करे कि मैं किन चीजों से खुश होता हूँ, कितनी देर खुश होता हूँ। आवाज एकदम नहीं आ रही ठीक से, आवाज आ ही नहीं रही, प्लीज देखें। हेलो, बाकी लोगों को आ रही भैया, आप देखिए अपना कुछ साउंड सिस्टम। हाँ, हो सकता है भैया आपका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो, कभी भी हो सकता है। yes, तो हमारा उद्देश्य है बच्चे को ऑडियो इज क्लियर है, आवाज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। भाई जी आप बोलते रहें, उनके फोन में कुछ दिक्कत हो सकती है, आप बोलें। ओके। हाँ जी। ओके, हमारा उद्देश्य है बच्चे को एक अवसर देना, इसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए कि उसके लिए खुशी क्या है, वो किन किन चीजों से खुश होता है, वो कितनी देर होता है और वो चाहता क्या है। तो जब वो एक्सप्लोर करेगा तो उस पर ध्यान जाएगा। तो वो मूल उद्देश्य तो हमारा है एक वातावरण उपलब्ध कराना और बच्चे का ध्यान दिलाना। तीसरा मैं चाहूंगा इसके साथ हम बच्चों को प्रेरित भी कर पाए अपने व्यवहार से कि खुश रहा जा सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस कोई बोलकर, पढ़ाकर, निर्देश देकर के उस स्टेट को नहीं पाया जा सकता। ये तो खुद को ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अपने व्यवहार से, अपने जीने से इंस्पायर कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस की क्लास का मूल उद्देश्य यही रखा है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। किसी के मन में और कोई प्रश्न उठ रहे हो तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म में जो भरे गए हैं, जो अब तक हमने पेज नंबर 1 से 10 तक जो भी हमने चर्चा की, डिस्कशन किया, उससे संबंधित सवाल हम ले चुके हैं। अब वो प्रश्न भी रखे गए हैं गूगल फॉर्म में जो अब तक हमने जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। तो मेरी आपसे ये विनती है कि उन प्रश्नों को ये मत समझिए कि हम आज ही सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा, वो बाद में दिए जा सकते हैं जब हम हमारी उनके साथ, आपके साथ मिलके उन पर डिस्कशन हो जाएगा। तो अब मैं चाह रही हूं कि आप में से कोई जो है मन में किसी के प्रश्न उठ रहे हो तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुषमा जी का हाथ नजर आ रहा है मुझे। सुषमा जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस, तो कई बार बच्चा अगर अपने घर में या अपने आसपास के वातावरण में अगर वो नेगेटिव कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है
तो वो स्कूल में भी जैसे देखा गया है, वो स्कूल में भी अपनी अभिव्यक्ति में कुछ नकारात्मकता दिखाता है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे हम किस तरह का प्रयास करें कि हम उसकी जो नकारात्मक और जो नेगेटिव अगर कोई अप्रोच है तो हमको उसको पॉजिटिव अप्रोच में बदल पाएँ, उसकी अभिव्यक्ति को में हम सकारात्मकता ला पाएँ? ये मेरा प्रश्न है। एक्चुअली निवेदन करना चाहूंगी मैं कि आप में से ही पार्टिसिपेंट्स में से कोई उत्तर देना चाहेगा? मैम मैं देना चाहूंगी। हाँ जी, नुपुर जी। नुपुर जी, हाँ कहिए नुपुर जी। मैम बहुत सारे बच्चे इवन बड़े लोग भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स के साथ में आते हैं, बट बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि हमारे को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती हैं। जैसे बहुत छोटी सी कहानी है जिसमें जो है वो बच्चों को आलू रखने के लिए बोला गया है और वो सड़ जाते हैं आलू, तो उनमें से बताया जाता है कि अपने मन में इस तरीके की गांठें ना रखी जाएं, नहीं तो वो केवल नेगेटिविटी ही जनरेट करते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको पढ़ने से नेगेटिविटी को मतलब रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है और उससे उस चीज को हटाया जा सकता है। थैंक यू नुपुर जी। नुपुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास 1 मिनट रह गया है, 1 मिनट और 5 सेकंड्स। अब मैं चाहूंगी कि श्रवण भाई से निवेदन करना चाहूंगी कि वो प्लीज समराइज करें। हम बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो फिर नेक्स्ट जब मीटिंग होगी तब लेंगे। श्रवण भाई जी, आज की जो चर्चा हुई जी, आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही। आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा और आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे। ऐसे ही प्रश्न आप गूगल फॉर्म पे और अच्छे अच्छे डालते रहिए, जिससे कि हमारा अध्ययन होता रहे, क्योंकि हम तो एक्चुअली अपना अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्ययन होता रहेगा, हम और समझ को अपने स्पष्टता क्लियरिटी की तरफ जाते रहेंगे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अंत में बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अंत में मैं ये बताना चाहूंगी कि गूगल फॉर्म में कुछ बहुत ही अच्छी पंक्तियां भी लिखी गई हैं कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है दिल्ली गवर्नमेंट का, तो इसके लिए वो थैंक्स अदा कर रहे हैं। और सेशन जो है उनको फ्रूटफुल लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, उनकी